हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी का ये सेकंड सीरीज़ है जिसमें हम लोग बालकों में विकास की अवधारणाएं को डिस्कस करेंगे। टारगेट 30 आउट ऑफ 30 का रहेगा और ये क्लास 2 है। और हम लोगों ने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम लोग 31 से करने वाले हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 31वां नंबर सवाल है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके पास अगेन 4 ऑप्शन है, पालन पोषण करना, सामने लाना, नेतृत्व देना या इनमें से सभी। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, तो शिक्षा का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा भाई? सब हो जाएगा। पालन पोषण करना आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी नंबर, पालन पोषण, सामने लाना और नेतृत्व करना। इट मीन्स कि ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। आपके ऑप्शंस हैं, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है, या वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है, ध्यान व रुचि का अध्ययन करता है, या व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन करता है। तो इसमें आपका सवाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। कौन सा कार्य करना होता है? आपके ऑप्शंस हैं, वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण या इनमें से सभी। तो आपको बताना है आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब कुछ करना है, वर्गीकरण करना है, सारणीयन करना है और आलेखी निरूपण करना। इन सभी को मिलाकर क्या होता है? संकलित आंकड़ों के संबंध में ये सारे कार्य करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे है? मात्र शिक्षा से, मात्र दर्शन से, मात्र मनोविज्ञान से या इनमें से सभी। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। आप लोग भी बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, कैसा विज्ञान है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं, मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का या मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक किस तरह का विज्ञान है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मानव के व्यवहारों का विज्ञान है। इस विज्ञान के जरिए आपके किसी भी मानव का, ह्यूमन बीइंग का व्यवहार पता होता है, करना होता है। नेक्स्ट है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। आपके ऑप्शन से रेटिंग स्केल, प्रश्नावली विधि, केस स्टडी या प्रायोगिक विधि। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी, केस स्टडी। बालक का जो व्यक्तिगत अध्ययन होता है उसमें मनोवैज्ञानिक विधि कैसी होती है? केस स्टडी किया जाता है बच्चे का एकदम शुरुआत से लेकर के अंत तक, कि बच्चे में क्या क्या डेवलप हो रहा है, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, किस तरह का डायग्नोसिस उस पर अप्लाई किया जा सकता है, किस तरह का उसमें खूबियां हैं, इन सब को स्टडी किया जाता है, उसको कहते हैं केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। आपके ऑप्शन है, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और समाजमिति विधि। तो किस तरह का अध्ययन इसमें प्रयुक्त होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजमिति विधि। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होता है समाजमिति विधि। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का एक उद्देश्य है। ऑप्शन है, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक ना होना,
छात्र की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान न रखना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का क्या उद्देश्य है? 38 नंबर क्वेश्चन है, आपको करेक्ट वन आंसर बताना है। तो इसका सबसे बढ़िया और सटीक आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। शिक्षा शास्त्र में क्या होता है ना कि सारे क्वेश्चन, सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना, आपको टू द पॉइंट लगते हैं। लगता है कि हाँ ये सारा सब कुछ ठीक है, लेकिन उनमें से भी आपको मेजर करेक्ट ढूंढना होता है, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट और सटीक आंसर ढूंढना होता है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शन से अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रिता या इनमें से सभी। तो शैशवावस्था में पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, सब कुछ पाया जाता है। ये बच्चा अनुकरण करने लगता है, सहयोग भी लेता है, और चूंकि वो बच्चा है तो आश्रित तो वो रहेगा ही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का क्षेत्र है। ऑप्शन है सीमित, असीमित, संकुचित या व्यापक। तो मूल्यांकन का कैसा क्षेत्र होना चाहिए, है ना? सीमित है। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा है? ऑप्शन ए सीमित है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। कौन कौन सा अंग है शिक्षण प्रक्रिया के? आपके ऑप्शंस हैं, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, या शिक्षण का मूल्यांकन, या उपयुक्त में से सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन डी, ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर कि शिक्षा शिक्षण का उद्देश्य भी है, और ये ज्ञान अनुभव भी है, और शिक्षण का मूल्यांकन भी है। इट मीन्स कि डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है, शिक्षा का संबंध है किससे? शिक्षा के उद्देश्यों से, विद्यार्थी व शिक्षक से, कक्षा पर्यावरण व वातावरण से, या उपयुक्त सभी से। तो शिक्षा का किससे संबंध है? आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि बालक, शिक्षार्थी, कक्षा, पर्यावरण, वातावरण, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा, इसीलिए डी आपका आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण के निर्माण में समय लगता है। कितना समय लगता है? अधिक समय, कम समय, कठिन समय या सरल समय। तो कैसा वाला समय लगता है भाई? वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण है, अधिक समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? ऑप्शन है नियंत्रण निरीक्षण विधि, मनोभौतिक विधि, चिकित्सालय विधि, या आत्मनिष्ठ अंकन विधि। आपको बताना है 44 का आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रण निरीक्षण विधि। अगला सवाल है, किसी विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं क्षैतिज विधि, मनोभौतिक विधि, सांख्यिकीय विधि, और प्रयोगात्मक विधि। तो इसमें से कौन सी विधि सही हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर बी, मनोभौतिक विधि आपका सही आंसर है। इसमें मनोभौतिक विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। इसमें आप 2-4 बालक या पेयर को लेकर, किसी तरह के ग्रुप को लेकर सामूहिक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर एक बालक को लेकर इसमें मनोभौतिक विधि द्वारा बालक का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, किसी विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले, दोनों के बीच के होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी विधि है? प्रश्नकर्ता विधि, मनोभौतिकी विधि, आत्मनिष्ठ अंकन विधि, या प्रयोगात्मक विधि। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मनोभौतिकी विधि। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो मनोभौतिकी विधि है, मनोभौतिकी विधि मात्रात्मक रूप से शारीरिक उत्तेजनाओं और उनके द्वारा उत्पन्न संवेदनाओं और धारणाओं के बीच संबंधों की जांच करती है। मनुष्य के बीच में, बालक के बीच में जो भी संवेदना उत्पन्न होती है उनके मन में, और जो धारणाएं बनती जाती है संवेदनाओं के जरिए, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित की जाती है, फिर उनकी जो जांच होती है, उसी जांच को हम लोग मनोभौतिकी विधि अध्ययन कहते हैं। अगला सवाल है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है कितना परसेंट? 60%, 80%, 90% और 50%। तो ये तो एकदम से लड्डू क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हम लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था में ही बच्चे का माइंड 90% डेवलप हो जाता है। इसलिए बच्चा जब छोटा होता है 6 मंथ का, 8 मंथ का, तो तब भी 90% उसके माइंड का विकास हो गया होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बालकों को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? स्ट्रेंग का, प्याजे का, ब्रूनर का या कॉलशैनिक का? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये कॉलशैनिक का कहना है कि बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा उनकी नैतिक मोरल एजुकेशन उसको प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा था? आपके ऑप्शंस हैं, व्यक्तित्व का विश्लेषण किया या मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया या बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैकडूगल ने क्या किया था? मैकडूगल ने इसके जरिए बच्चों के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था में, युवा अवस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में? तो सबसे जो ज़्यादा होता है, तूफानी एज भी इसको कहते हैं हम लोग ना, किशोरावस्था में। इसको भाई साहब तूफानी एज भी कहते हैं। इसमें बच्चों का संवेग एकदम से, उनके संवेगों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखने लगता है। जो ना करने बोलो वही काम वो करता है और अपने मन की करता है। इसमें वो किसी का कोई दो राय नहीं है। इसमें बच्चे किशोरावस्था में सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता है। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि ये सही है या गलत है, बस कर गुजरता है। नेक्स्ट है, वृद्धि और विकास है। आपके ऑप्शंस हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि और विकास क्या है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं। इसीलिए ये दोनों मिलकर के वृद्धि और विकास को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, 150 है, तो वह बालक क्या कहलाएगा? किसी बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक क्या कहेगा? मंद बुद्धि कहलाएगा या पिछड़ा कहलाएगा या प्रतिभाशाली कहलाएगा या असंतुलित कहलाएगा? तो बुद्धि लब्धि जिसकी 90 से कम होती है, जैसे 50, 60, 70, वो तो मंद बुद्धि की कैटेगरी में जाता है। पिछड़ा, इनमें से कोई वर्ड ऐसा है नहीं। 150 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि रहेगी वो बच्चा प्रतिभाशाली कहाएगा। क्या कहेगा वो बच्चा? प्रतिभाशाली। 150 से ऊपर रहने से वो बच्चा प्रतिभाशाली कहाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन से बी, कि वो पिछड़ा कहलाएगा। वो बच्चा क्या कहलाएगा? पिछड़ा कहलाएगा। इस आंसर को एक बार ज़रा देख लीजिएगा। आई थिंक कि इसका आंसर होना चाहिए प्रतिभाशाली, लेकिन सीबीएसई इसका आंसर पिछड़ा बताता है। नेक्स्ट है, सृजनशील बालकों का लक्षण है। आपके ऑप्शन हैं, समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, अनमनीयता और जिज्ञासा।
तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है। सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा। वो जिज्ञासा से भरे होते हैं और एक के बाद और चीज़ें जानने के लिए एकदम जिज्ञासु रहते हैं। नेक्स्ट है विकासात्मक पद्धति को कहते हैं क्या? आपके ऑप्शन है उपचारात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, उत्पत्ति मूलक विधि या जीव इतिहास पद्धति। तो क्या कहते हैं विकासात्मक पद्धति को? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण के अंतर्गत आते हैं क्या? हवा, प्रकाश, जल और इनमें से सभी। तो वातावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? आते हैं प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिशु का विकास प्रारंभ होता है। शिशु का विकास कब प्रारंभ होता है? जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बाल्यकाल में या गर्भकाल में। 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि शिशु का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब से वो माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय है। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय है, होती है। पहला ऑप्शन है होती है, या वंशानुक्रमणीय नहीं होती है, या वंशानुक्रमणीय कुछ होती है, या वंशानुक्रमणीय बिल्कुल नहीं होती। तो सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय कैसी कैसी होती है या नहीं होती है, अब आपको यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि जो सामाजिक स्थिति है वो वंशानुक्रमणीय होती है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किसने किया है? वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया है। तो अध्ययन किसने किया है? स्पीयरमैन ने, गोडार्ड ने, न्यूमैन ने या शेल्डन ने। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस, गोडार्ड ने। ठीक है, वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किसने किया था? गोडार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है किस पर? बालकों के व्यवहार को, बालकों के विकास को, व्यक्ति के विकास को या व्यक्ति के व्यवहार को। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है व्यक्ति के व्यवहार को। अगला क्वेश्चन है मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है, क्या होता है? आपके ऑप्शन से वेग, समवेग, वंश या प्रवृत्तियाँ। तो 60वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समवेगों का, मूल प्रवृत्ति का प्रतीक समवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि, इट मीन्स कि IQ का संबंध किससे है? ज्ञान से, विवेक से, तर्क से या बुद्धि से। तो आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि लब्धि से आपको सेंस आ रहा है ना, इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि से। बुद्धि लब्धि IQ का संबंध किससे है? बुद्धि से है। और बात बुद्धि लब्धि की आई है तो जरा इसके बारे में समझ लीजिए कि बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ये किसकी अवधारणा है?
ये विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि की अवधारणा को तैयार किया था 1912 में। ठीक है। आईक्यू मानसिक आयु को कालानुक्रमिक आयु से विभाजित किया जाता है और 100 से गुना करके उसको संदर्भित किया जाता है। दशमलव बिंदु को हटाने के लिए 100 संख्या का उपयोग गुणांक के रूप में किया जाता है। तो इसके जनक के रूप में कौन है? विलियम स्टर्न है। और इसकी खोज कब की गई थी? इस सिद्धांत की खोज 1912 में, यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अल्फ्रेड बाइनेट और थियोडर सीमन द्वारा प्रस्तावित पद्धतियों के लिए किया गया था, जो आधुनिक बच्चों के बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए ये विधि अपनाया जाता है। विलियम स्टर्न कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे ये? तो आपका ये जर्मनी के थे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग 61 से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पे हम लोग रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 3 में इससे आगे के क्वेश्चंस को, संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लिए झारखंड में एक सीट इंश्योर कीजिए। थैंक्स अगेन।